प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पे देखो दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम हमने लिया है वृत्त। यहाँ लिखा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। वृत्त क्या होता है? आपने बहुत ही प्रचलित शब्द है, बहुत कई बार आपने सुना होगा, लेकिन वो है क्या, किसको बोलेंगे वृत्त? ठीक ना। तो उसको देखो, हमने जो है यहाँ पे लिखा है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है? किसी एक निश्चित देखो, ध्यान रखो, ये देखो है ना, किसी एक निश्चित या स्थिर बिंदु से, उसको निश्चित बिंदु बोल सकते हो या स्थिर बिंदु बोल सकते हो, से समान दूरी पर, यहां से समान दूरी पर, ध्यान दो, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो देखो क्या है, ये सब क्या है? बिंदुओं से मिलकर बना है ना। ये सब जो भी रेखाएं कैसे बनती हैं? बिंदुओं का समुच्चय होता है, ठीक ना। तो लिखा है यहाँ पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, जो ये बिंदुओं का बिंदुपथ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। फिर से आप ध्यान दो, किसी एक निश्चित या स्थिर बिंदु से, ठीक ना, निश्चित या स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। अब वृत्त का केंद्र किसको कैसे क्या बोलोगे? क्या वृत्त में जो यह स्थिर बिंदु है, इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, ठीक ना। यह वृत्त क्या होता है? वृत्त पर स्थित जितने भी बिंदु हैं उनसे क्या होता है? समान दूरी पर होता है, समदूरस्थ होता है। यह वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। जो ये इसकी दूरी यहाँ से जितनी होगी, उसकी दूरी यहाँ से जितनी होगी, यहाँ से जितनी होगी, सब इक्वल होगी। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग परिधि पर। क्या वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही परिधि कहलाता है। ये देखो जो परिमाप है चारों ओर का, ठीक ना, जो इसकी लंबाई होगी, यहाँ जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से लेकर ये पूरी जो लंबाई है, ठीक ना, इसी को हम बोलते हैं परिधि। हम लोग वर्ग में, आयत में सब परिमिति शब्द का यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? परिधि, है ना। जो यह पूरी दूरी होती है, ठीक, ये हमारी क्या है? परिधि है। फिर आती बात करते हैं त्रिज्या पर। क्या वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी, देखो ये हमारी परिधि है और ये केंद्र है, तो परिधि से जो केंद्र की दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। बराबर, सब बेसिक चीजें हैं जो कि आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। एक बार मैं उसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये हमारी केंद्र से परिधि की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब आता है नंबर व्यास का। क्या वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो, पहले हाँ, त्रिज्या के बाद पहले हम जीवा देखते हैं। वृत्त की जीवा, देखो ये हमारी क्या है? कोई भी एक जीवा है जो कहे कि वृत्त की जीवा एक रेखाखंड है जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं, ठीक ना। उसके जो अंत बिंदु हैं वह क्या होता है? वृत्त की परिधि पर होता है। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम बोलते हैं व्यास। ये हमारी क्या है? ये अगर मान लो ये जो व्यास है, देख रहे हो ना, अगर ये यहाँ से, जैसे मान लो ये देखो, यहाँ से ये टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेखाखंड है इसको हम क्या बोलेंगे? जीवा। अगर यही मान लो केंद्र से होकर चला गया तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग व्यास बोलेंगे। और व्यास देखो क्या होता है, ये देखो व्यास दिखाई दे रहा है आपको, यह त्रिज्या का डबल होता है। अगर मान लो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ऐसे अगर मान लो व्यास 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग स्पर्श रेखा की। ये देखो हमारा जो वृत्त को बिल्कुल एक बिंदु पर स्पर्श करे या प्रतिच्छेदित करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। काले वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श, कहीं स्पर्श का यूज करते हैं हम लोग, कहीं प्रतिच्छेदित शब्द का यूज करते हैं, दोनों चलता है। क्या है? वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। आकृति में देखो दिखाया गया, रेखा यल क्या है? स्पर्श रेखा है। फिर बात करते हैं हम लोग छेदन रेखा को। छेदन रेखा तो नाम से क्लियर है कि जो वृत्त को लिखा है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को, वृत्त को देखो जो ये रेखा जा रही है वृत्त को, एक यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, एक यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? छेदन रेखा बोलते हैं। आकृति में रेखा है, हम क्या है? छेदन रेखा। अब बात करते हैं चाप।
चाप क्या, वृत्त अर्थात उसकी परिधि का एक भाग, एक टुकड़ा, जिसे देखो यहाँ दिखाई दे गया है, रेड से दिखाया गया है, ठीक ना। तो यह कोई एक जो वृत्त है या उसकी जो परिधि है उसका एक कोई टुकड़ा जो है वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। और चाप दो प्रकार के होते हैं, दो क्या तीन आप मान सकते हो, कि जैसे जिसमें केंद्र नहीं होगा, छोटा सा होगा, उसे बोलते हैं लघु चाप। जो अब जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। और अगर मान लो हाफ हाफ है, डिवाइड हुआ है, तो प्रत्येक हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है, ठीक ना। नीचे वाला भी अर्धवृत्त बोला जाएगा, ऊपर वाला भी अर्धवृत्त बोला जाएगा। फिर इसके बाद आता है शब्द है द्वैत्रिज्य। द्वैत्रिज्य या त्रिज्य खंड, देखो नाम से स्पष्ट है कि द्वैत्रिज्य, जिसमें दो त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ कहते हैं ना भाग होता है, दो त्रिज्याओं, और उसमें एक देखो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये, और ये क्या है, चाप एक है, ठीक ना। तो दो त्रिज्याओं और चाप से जो घिरा हुआ ये भाग होता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर या द्वैत्रिज्य। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि इन्हीं दो त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र द्वैत्रिज्य कहलाता है। अगला है वृत्तखंड, वह क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा, ये देखो आपकी जीवा है, जीवा तथा एक चाप, देखो जीवा और ये क्या है, चाप, जो ब्लू कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, से जो घिरा वाला पूरा भाग होता है इसे हम बोलते हैं वृत्त खंड बोलते हैं। ये सब मैं इसलिए बता दिया कि ये सब जो है आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आगे जो है जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी शब्द आएंगे आपको समझ में आएंगे वृत्त से संबंधित, इसलिए इसकी जानकारी आपको आवश्यक है। चलते हैं हम अगले। अब क्या बेसिक थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल, कुछ थ्योरम है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़े हैं आप हैं, तो उसका उपयोग भी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इसलिए मैं इसको डाल दिया कि जिससे आपको एक बार फिर से ये सब चीज़ें आपको याद आ जाएं एक तरह से। क्या वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक देखो यहाँ पे सर्कल है, सी उसका सेंटर है, ठीक। यहाँ से एक जीवा कौन सी है, ये देखो जीवा है, ठीक ना। इस जीवा पर अगर हम लंब डालें, यहाँ पे अगर लंब डाला जाए तो जो यह लंब है वह क्या करता है, जीवा को दो भागों में क्या करता है, विभाजित कर देता है। या ध्यान दो, सी से यहाँ पे क्या है, लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया है, जो लंब है वह जीवा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक। अब आ जाओ दूसरा, क्या वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। जस्ट इसका उल्टा है कि अगर मान लो ये देखो यहाँ पे अगर ये जीवा का क्या हो, सेंटर हो, ये जीवा का सेंटर है। अब ये सेंटर है और सेंटर को केंद्र से मिलाएं तो यह क्या होगा, उस जीवा पर क्या होगा, लंब होगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो यह जीवा पर क्या होगा, लंब होगा। फिर बोला है कि एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। एक वृत्त देखो यहाँ पे ई सेंटर वाला वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं, एक ए बी है और एक क्या है, सी डी है। दोनों जो जीवाएं हैं वह केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अगर मान लो ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाएं आपस में क्या है, सर्वांगसम हैं, तो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। मतलब कि ई एफ इक्वल टू क्या होगा, ई जी, ई एफ और ई जी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब अगला देखो प्रमेय जो हमारा है, थ्योरम है, कहा एक ही वृत्त की समदूरस्थ जीवाएं, अगर देखो एक ही वृत्त में दो जीवाएं समान दूरी पर, जस्ट इसका उल्टा है। जैसे अगर ई एफ और ई जी बराबर हैं तो जो उससे संबंधित जीवाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। यहाँ पे क्या था, सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यहाँ पे समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती है, ठीक। उसका अपोजिट है, उसका विलोम है। अब आते हैं अगले, ये थोड़ा सा बड़ा इसका प्रूफ है, उपपत्ति है, इसकी उपपत्ति आने के चांसेस तो कम रहते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन ये प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग हम लोग बहुत करेंगे जब आगे प्रश्नों को हल करते समय इसका हेल्प लेंगे हम लोग। कावृत्त इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय या स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता की प्रमेय। पुरानी किताब में लंबता शब्द का भी उपयोग किया गया था, यहाँ पे नहीं दिया है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का वृत्त के किसी भी बिंदु से, एक वृत्त हमारा है, ये थोड़ा सा चूंकि मैं इसको ब्रॉड किया हूँ इसलिए ये सर्कल जैसा हो गया है, आप इसको सॉरी ये मतलब कहते हैं वो बढ़ गया, इक्लिप्स जैसा हो गया है, आप इसको सर्कल ही मानिए फिलहाल। कहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, ठीक, इसके एक बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।
बोला है कि जो यह केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या है इस पर क्या होती है, लंब होती है। फिर से आप समझो जरा कि वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, यह देखो एक वृत्त है, ठीक, और इसके केंद्र से जाने वाली त्रिज्या कौन सी है, OA है, और एक बिंदु A है जो कि वृत्त पर स्थित है, उसकी परिधि पर स्थित है, और वहाँ से एक स्पर्श रेखा गई है, रेखा L। बोला ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक। तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे आगे प्रश्नों में। आप देखो थोड़ा सा मैं उत्पत्ति को थोड़ा हल्का से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या O पहले दत्त में आते हैं, O केंद्र वाले वृत्त को एक रेखा L बिंदु A पर क्या करती है, स्पर्श करती है। रेख OA वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर। हमें सिद्ध करना है कि रेखा L जो है और त्रिज्या OA दोनों परस्पर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। मतलब रेखा L और त्रिज्या OA परस्पर लंब है। अब उपपत्ति में देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से थ्योरम को प्रूव करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब, या उसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। जो पूछा जाने वाला है, जो हमें सिद्ध करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अपोजिट मान लेते हैं। जैसे हमें सिद्ध करना है कि इसमें कि त्रिज्या L जो है OA पर लंब है, हम बोलेंगे त्रिज्या L OA पर लंब नहीं है। तो जब हम चूंकि उसके उल्टा मानते हैं तो बाद में वह चीज़ क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, असत्य हो जाती है। तो हम बोलते हैं भाई जो पहले वाला था वही सही है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं तो हम मना करते हैं जिसकी भाई बहुत सारी चीज़ों को कि बेटा इसको मत टच करो। जैसे मान लो घर में इलेक्ट्रिक का कोई कोटर है, हम बोलेंगे बेटा इसमें हाथ मत डालो, ऐसा मत करो। लेकिन बच्चे हैं वो मानते नहीं हैं, जो चीज़ मना करो अक्सर वही करते हैं। तो कभी कभी क्या है, घर पे कोई नहीं है या मम्मी किचन में है इत्यादि हैं, तो क्या करते हैं उसमें किसी भी प्रकार कोई चीज़ डाल के देखते हैं। अगर मान लो करंट लगता है तो उनको समझ में आता है नहीं मम्मी जी ने जो पापा ने मना किया था वो नहीं करना चाहिए, मतलब तब वो मानते हैं, ठीक ना। तो वो उल्टा करना चाहते हैं, ये नेचर होता है। बहुत सारी चीज़ों को जो बच्चों को मना करो वो उसको करना चाहते हैं। तो ये अब करना चाहते हैं, जब उससे कुछ उनका दुष्परिणाम आता है तो वो मान जाते हैं नहीं भाई जो मम्मी पापा ने बोला था वो सही था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम वो बोलता है कि रेखा L त्रिज्या OA पर लंब है, हम बोलते हैं कि लंब नहीं है। देखो माना रेखा L रेखा OA पर लंब नहीं है, रेखा L क्या है, OA पर लंब नहीं है, ऐसा हम मान ले रहे हैं, ठीक ना। जब यह लंब नहीं है तो उस रेखा L पर कोई ना कोई तो लंब होगा। अब भाई अगर हम OA को लंब नहीं मान ले रहे हैं तो अगर OA लंब नहीं है तो कोई ना कोई तो एक लंब होगा जो कि इस स्पर्श रेखा पर आ रहा है। हमने देखो उसके लिए एक सेकंड आकृति बनाया गया है समझाने के लिए। हमने माना कि भाई OB लंब है रेखा L पर। ध्यान दो, प्रश्न में क्या सिद्ध करना है कि रेखा L और OA लंब है, लेकिन हम उसको मान नहीं रहे। हम मान रहे हैं क्या कि OB लंब है किस पर, रेखा L पर। अब अगर OB लंब है रेखा L पर तो हमने क्या किया है, एक AB के बराबर एक दूरी हमने इधर ले लिया BC। देखो यहाँ पर लिखा है ना BA बराबर BC, जितना BA था उतना हमने BC ले लिया और इसको हमने लंब माना है। ध्यान रखो लंब हमने किसको माना है, OB लंब रेखा L माना है। इसको OA को OA खींच देंगे और OC खींच देंगे। देखो दो त्रिभुज बन गया। इन दोनों त्रिभुजों को हम चले सर्वांगसम दिखा दें तो देखो कैसे सर्वांगसम दिखाएंगे। OB क्या है, सामान्य भुजा है, यहाँ पे देखो लिखा है OB क्या है, सामान्य भुजा है। और BA बराबर BC हमने लिया है रचना के थ्रू, BC सर्वांगसम क्या लिया है, BA, ठीक। और यह कोण क्या 90 अंश है, इधर भी 90 होगा, इधर भी चूंकि लंब है दोनों तरफ 90-90 होगा। तो भुजा कोण भुजा अर्थात भू कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज OBC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OBA के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। तो OC सर्वांगसम क्या हो जाएगा, OA को। OC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, OA के। अब जरा ध्यान दो, OA हमारी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पे भी लिखे हो आपने मेंशन किया है ना, रेख OA त्रिज्या है। अब OA और OC बराबर अगर हो गए तो अगर OA त्रिज्या है तो OC भी त्रिज्या होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अर्थात बिंदु जो है अगर ये त्रिज्या है, या ध्यान दो OA त्रिज्या है तो इसका बिंदु A कहाँ है, वृत्त पर होगा। त्रिज्या का जो दूसरा वाला बिंदु होता है वो कहाँ होता है, वृत्त पर होता है। और OC OA के बराबर OC हो गया तो बिंदु C भी कहाँ आएगा, वृत्त पर आएगा। और बिंदु A और C दोनों से होकर स्पर्श रेखा जा रही है। और स्पर्श रेखा की परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि दिखा दे रहे हैं कि बिंदु A और C दोनों से होकर जाती है। तो यह संभव है क्या, बिल्कुल संभव नहीं है। इसका मतलब कि जो हमने माना था कि
रेखा जो है OA क्या है, रेखा यल पर लंब नहीं है, वो क्या था, गलत था। देखो यहाँ पर लिखा है रेखा यल स्पर्श रेखा है। जब स्पर्श रेखा है तो वह क्या होगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या एक ही बिंदु से को स्पर्श करेगी। यहाँ दो दो बिंदुओं का स्पर्श हमने दिखा दिया। तो जो हमने प्रूव किया, जो हमने माना था वो क्या था, गलत था। हमने क्या माना था कि O भी लंब रेखा यल, हमने OA को नहीं माना था, जबकि प्रूव करना था OA, और हमने O भी माना। इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या था, ऐसा मानना क्या था, असत्य था। ठीक नहीं, कि हमने क्या माना था कि रेखा यल त्रिज्या OA पर लंब नहीं है, यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्योंकि स्पर्श रेखा की परिभाषा के अनुसार उसे एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। यहाँ दो दो बिंदु आ रहे हैं, क्योंकि OA अगर त्रिज्या है तो OC भी त्रिज्या हो गई, इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। जब असत्य हो गया तो हम क्या करते हैं कि भाई जो हमने माना था वो गलत हो गया। इसका मतलब कि जो प्रूफ करना था, जो लाना था, रेखा यल OA पर लंब नहीं हमने माना था ना, तो यह क्या है, लंब है, ये नहीं हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए रेखा यल लंब है किस पर, त्रिज्या OA पर। अगर आपको उपपत्ति है थोड़ा बड़ी है, आप इसको देखिए। जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो वह जो है चूँकि बड़ी अब है उपपत्ति, तो इसमें लिखा भी है अधिक जानकारी है, तो शायद ये परीक्षा में ना आए। शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, पेपर सेटर है, उसके दिमाग में क्या बात आ जाती है वो समझ में आता नहीं है। लेकिन इसका जो प्रमेय का प्रयोग बहुत है, इसलिए अब इस प्रमेय का जो ये स्टेटमेंट वो आप ध्यान रखो, और इसका नाम है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ठीक ना, तो इसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे, बराबर। अभी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छा लगे उसे तो लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अगले वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।